नमस्कार भैया बहनों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने से पहले दैनिक जीवन की कुछ घटनाएं पढ़ते हैं। जैसे कि अगर लोहे की वस्तुओं जैसे कील, लोहे की बेंच, लोहे की छड़ आदि को अगर हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है। गर्मियों में कमरे के ताप पर अगर दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें खटास आने लगती है, वो खराब होने लगता है, मतलब कि वह धीरे धीरे दही में परिवर्तित होने लगता है। इसी के बाद अगर हम श्वास लेते हैं तो श्वसन क्रिया होती है और साथ ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इन सभी क्रियाओं में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार हम एक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक चूर्ण प्राप्त होता है। इसके लिए हमें मैग्नीशियम रिबन की आवश्यकता लगेगी। यह मैग्नीशियम एक धातु है, उससे बनी एक रिबन है। एक बर्नर है, चिमटा, वॉच ग्लास, इनकी आवश्यकता लगेगी। जब मैग्नीशियम रिबन को हम सावधानी पूर्वक चिमटे से पकड़कर बर्नर से जलाते हैं तो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बना लेता है। यह चूर्ण वॉच ग्लास में इकट्ठा होता रहता है। इस प्रकार से मैग्नीशियम को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण वॉच ग्लास में इकट्ठा होता रहता है। अब इस क्रिया में हम देखते हैं कि मैग्नीशियम जो धातु है उसने ऑक्सीजन से क्रिया की और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ने आपस में क्रिया की है, मतलब इन दोनों को हम अभिकारक या क्रियाकारक या सब्सटेंस कहेंगे। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ने क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। इसी प्रकार यह जो बना है इसे हम उत्पाद या प्रोडक्ट कहेंगे। इस प्रकार से इस पूरी रासायनिक अभिक्रिया में हमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के बारे में जानकारी मिली है। अभिकारक ने आपस में क्रिया की और उत्पाद बनाया है। साथ ही जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में अगर जलाते हैं तो इससे पहले इसको साफ कर दिया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो इस पर जो है हल्की सी परत बन जाती है। इसलिए मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने से पहले इसको साफ कर लिया जाता है। अब हम एक और क्रियाकलाप के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हमने एक कांच का फ्लास्क लिया। इस कांच के फ्लास्क में हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसे हम अम्लों का राजा बोलते हैं, वह लिया। इसी के साथ ही इसी कांच के फ्लास्क के अंदर हमने दानेदार जिंक, मतलब जस्ता जो जिंक होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े डाले और इस कांच के फ्लास्क को कार्क से हमने बंद कर दिया। इस कार्क के अंदर एक छोटी सी कांच की नली लगा दी जो कि गैस को विमुक्त होने के लिए रहेगी। जैसे ही हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालते हैं तो दानेदार जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने लग जाता है और हाइड्रोजन गैस विमुक्त करता है। यह हाइड्रोजन गैस इस नली के माध्यम से बाहर की ओर विमुक्त होती रहती है। अब देखते हैं कि इसमें जो क्रिया हुई है वो किस प्रकार हुई है। जैसे कि जिंक जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला तो जिंक ने सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया की और जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस बाहर की ओर विमुक्त कर दी। इस अभिक्रिया में अब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों ने जब क्रिया की तो इनको हम अभिकारक या क्रियाकारक या सब्सटेंस कहेंगे और इनसे जो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना है इसको हम उत्पाद या प्रोडक्ट कहेंगे। इस प्रकार से यह पूरी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों ने आपस में क्रिया की और उत्पाद बनाया। रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि अभिकारक या क्रियाकारक या सब्सटेंस आपस में क्रिया करके नया उत्पाद या प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्रियाकारक के रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है, साथ ही नया उत्पाद बनता है। जैसे कि कागज, कोयले आदि को जलाना। कागज और कोयले को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। बिना ऑक्सीजन के न तो कागज जलेगा ना ही कोयला जलेगा। इसी प्रकार श्वसन हमारे अंदर जो चल रही है, श्वसन भी एक जैव रासायनिक क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है। भोजन का शरीर के अंदर पाचन, उसमें भी कई क्रियाएं संचालित होती है जिसमें एंजाइम कार्य करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक या क्रियाकारक या सब्सटेंस है। इसी प्रकार जो बना हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड है यह उत्पाद या प्रोडक्ट है। इसी प्रकार एक रिएक्शन और पढ़ी
जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों क्रिया करते हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाते हैं। इसमें ये दोनों अभिकारक है और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन ये दोनों उत्पाद है। रासायनिक समीकरण, हमने अभी तक जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं लिखी है वह सभी शब्दों में लिखी है, जैसे कि ये शब्दों में रासायनिक अभिक्रियाएं लिखी है। अब इन शब्दों में लिखी हुई रासायनिक अभिक्रियाओं को अगर हम प्रतीकों, संकेतों या रासायनिक सूत्रों में लिखें और एक समीकरण बनाएं तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों व उत्पादों को प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों के माध्यम से जब दर्शाया जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर हमने मैग्नीशियम का जो संकेत होता है वह Mg लिखा है, ऑक्सीजन का जो संकेत होता है वो O2 लिखा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो MgO लिखा है। इसी प्रकार इस रासायनिक अभिक्रिया को हमने संकेतों में लिखा है, सूत्रों में लिखा है, इसलिए इसको हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन इसे जब शब्द संकेत में लिख दिया तो यह एक रासायनिक समीकरण में परिवर्तित हो गई। अगली रासायनिक अभिक्रिया हम लेते हैं जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों आपस में क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाते हैं। अब इसे हमें रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो जैसे कि जिंक का सिंबल होता है Zn, जिंक का सिंबल होता है Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो हमने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के संकेत लिख दिए। अब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल ने आपस में क्रिया की और जिंक सल्फेट बनाया। जिंक सल्फेट का जो सूत्र होता है ZnSO4 और हाइड्रोजन का जो है सूत्र होता है वह H2। इस प्रकार से हमने रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा है। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? जैसे कि कोई पदार्थ है वो किसी पदार्थ से क्रिया कर लेता है और किसी पदार्थ से क्रिया करने के बाद वह एक नया पदार्थ बना लेता है और उसके गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए इस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। इस प्रकार के परिवर्तन में जो पदार्थ है वह पहले की तुलना में उसकी अवस्था में परिवर्तन, साथ ही उसके रंग में परिवर्तन, साथ ही उसके ताप में भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। जैसे कि लोहा है, लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है और उस पर जंग लगने लग जाता है। तो इस प्रकार से यह एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। इसी प्रकार कागज भी अगर जलाएंगे तो वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन में आएगा। इसी प्रकार दूध का फटना, यह भी रासायनिक परिवर्तन में आएगा, क्योंकि दूध के अंदर लैक्टिक एसिड बनना शुरू हुआ। तो लैक्टिक एसिड जैसे ही बनेगा तो वह दूध को दही में परिवर्तित करने लगेगा और धीरे धीरे दूध फटने लगेगा। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जैसा कि हमने रासायनिक परिवर्तन पर पढ़ा है कि उसकी गुण और अवस्था इन सब में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि अगर हम शक्कर को अगर पानी में घोल लेते हैं तो वह घुल जाती है, लेकिन उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कांच का टूटना, पानी का जमना, ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। जैसे कि अगर जल को बर्फ में परिवर्तित किया जाए तो उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। बर्फ को फिर जल में परिवर्तित किया जा सकता है, जल को वाष्प में परिवर्तित किया जा सकता है और वाष्प को जल में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन इनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार लकड़ी का काटना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। कागज का फाड़ना भौतिक परिवर्तन है। अभी तक हमने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा है। अब हम संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे कि ये समीकरण है, इसमें ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। इधर और अभिकारक की ओर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। अगर समान है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अभी यह जो रासायनिक समीकरण है यह संतुलित नहीं है। इसमें अभिकारक की ओर मैग्नीशियम का एक परमाणु है और उत्पाद की ओर मैग्नीशियम का एक परमाणु है। इधर अभिकारक की ओर ऑक्सीजन के दो परमाणु है, लेकिन उत्पाद की ओर ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, इसलिए यह अभिक्रिया संतुलित
नहीं है। अब इस समीकरण को अगर संतुलित करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नीशियम के परमाणु तो दोनों तरफ समान है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारक की ओर दो है और उत्पाद की ओर एक है। तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे ही दो का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या दो हो जाती है और अभिकारक की ओर भी ऑक्सीजन की संख्या दो हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन के परमाणु बराबर हो गए। लेकिन मैग्नीशियम के परमाणु यहाँ पर दो है और अभिकारक की ओर एक ही है, इसलिए हमें मैग्नीशियम के आगे भी दो का मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ये मैग्नीशियम के आगे दो का मल्टीप्लाई कर दिया, इस प्रकार से यह अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। जैसे कि अब एक बार और देखते हैं, मैग्नीशियम के यहाँ दो परमाणु है, उत्पाद की ओर मैग्नीशियम के दो परमाणु है, अभिकारक की ओर ऑक्सीजन के दो परमाणु है, उत्पाद में ऑक्सीजन के दो परमाणु है। इस प्रकार से यह अभिक्रिया संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। अगली समीकरण देखते हैं। जैसे जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इस समीकरण को देखते हैं कि इसमें अभिकारक की ओर जिंक का एक परमाणु है, उत्पाद की ओर जिंक का एक परमाणु है, बराबर है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के यहाँ दो परमाणु है, यहाँ भी हाइड्रोजन के दो परमाणु है, ये भी बराबर है। सल्फर के एक और इधर भी सल्फर का एक, ऑक्सीजन के चार और इधर भी ऑक्सीजन के चार। इस प्रकार से यह समीकरण जो है पहले से ही संतुलित है। अब अगली समीकरण देखते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया करके जल का एक अणु बनाते हैं। अभी यह समीकरण क्या है, असंतुलित है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु है, यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ दो परमाणु है और ऑक्सीजन का यहाँ एक ही परमाणु है, इसलिए यह असंतुलित है। अब इसे हम संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए वही तरीका है, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, तो इस जल के अणु के आगे हम दो का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु हो गए और अभिकारक में दो हो गए, बराबर हो गए। लेकिन हाइड्रोजन के परमाणु बढ़ गए। यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु देखे तो यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु चार हो गए और यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु दो ही है। तो इसके लिए हम हाइड्रोजन के आगे दो का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी चार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यह समीकरण भी अब संतुलित हो गई। देखते हैं कि हाइड्रोजन के यहाँ चार हाइड्रोजन के परमाणु है, यहाँ भी चार है, ऑक्सीजन के यहाँ दो है, यहाँ भी ऑक्सीजन के दो परमाणु है। इस प्रकार से अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब हम कुछ रासायनिक समीकरणों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन का संकेत H2 है, क्लोरीन का संकेत Cl2 है, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र HCl है। यहाँ दोनों ओर परमाणु की संख्या समान नहीं है, इसलिए यह भी असंतुलित है। लेकिन इसे संतुलित करने के लिए हम देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु है तो उत्पाद में एक ही है, अभिकारक में क्लोरीन के दो परमाणु है तो उत्पाद में एक ही परमाणु है। तो हम उत्पाद में हाइड्रोजन क्लोराइड के आगे दो का मल्टीप्लाई कर देंगे। दो का जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन के यहाँ दो परमाणु है, उत्पाद में भी दो हो गए, अभिकारक में दो क्लोरीन के परमाणु है, उत्पाद में भी क्लोरीन के दो परमाणु हो जाएंगे। अगली समीकरण देखते हैं। बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से क्रिया करके बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाती है। यहाँ पर बेरियम क्लोराइड का सूत्र BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4, बेरियम सल्फेट का BaSO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 है। यह अभी असंतुलित है। इसे संतुलित करने के लिए देखते हैं। अभिकारक में बेरियम का एक परमाणु है, उत्पाद में बेरियम का एक ही परमाणु है। अभिकारक में Cl2 के दो परमाणु है, लेकिन उत्पाद में Cl के क्लोरीन के तीन परमाणु है। इसी के साथ एल्यूमिनियम के अभिकारक में दो परमाणु है तो उत्पाद में एल्यूमिनियम का एक ही परमाणु है। इसके लिए यदि हम एल्यूमिनियम के आगे दो का मल्टीप्लाई कर दें, एल्यूमिनियम क्लोराइड के आगे दो का मल्टीप्लाई कर दें तो एल्यूमिनियम के यहाँ भी दो परमाणु हो जाएंगे और यहाँ भी दो परमाणु हो जाएंगे। देखते हैं, एल्यूमिनियम के आगे दो का मल्टीप्लाई किया तो एल्यूमिनियम के दो परमाणु हो गए, अब उत्पाद में और अभिकारक में भी दो हो गए। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन के छह परमाणु, क्योंकि क्लोरीन के तीन है, तीन का दो में मल्टीप्लाई करेंगे तो छह हो जाएगा। तो क्लोरीन के यहाँ पर छह परमाणु है। तो अभिकारक में देखते हैं, अभिकारक में क्लोरीन के दो ही परमाणु है। तो यहाँ इसके आगे हम अगर तीन का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लोरीन के तीन दूना छह, मतलब क्लोरीन के छह परमाणु हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्लोरीन के छह परमाणु हो गए और यहाँ पर भी हो गए, दोनों तरफ क्लोरीन के परमाणु और एल्यूमिनियम के परमाणु बराबर हो गए। अब यहाँ पर बेरियम बेरियम के तीन परमाणु है,
अभिकारक में, तो उत्पाद में बेरियम का एक ही परमाणु है, तो इसके आगे हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो बेरियम के परमाणु बराबर हो गए। अब देखते हैं SO4 के परमाणु। SO4 के परमाणु यहाँ पर सल्फर के 3 है, तो सल्फर के यहाँ पर 3 पहले से ही है। और ऑक्सीजन के 3 चौक 12, 12 परमाणु है, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर भी 3 चौक 12, 12 परमाणु है। इस प्रकार से यह समीकरण संतुलित हो गई है। अगली समीकरण देखते हैं। सोडियम जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। सोडियम का संकेत Na है, जल का सूत्र H2O है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH ट्वाइस है, हाइड्रोजन का H2 है। अभी यह समीकरण संतुलित नहीं है। देखते हैं इसे। सोडियम का यहाँ पर एक परमाणु है, उत्पाद में भी एक है। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 परमाणु है, उत्पाद में हाइड्रोजन के 2 और 2 4 परमाणु है। और ऑक्सीजन का यहाँ पर एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। अब इसे अगर संतुलित करना है तो हमें हाइड्रोजन ऑक्साइड ऑक्साइड मतलब कि जल के आगे 2 का मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करते तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु यहाँ हो गए, तो यहाँ भी 4 परमाणु बराबर हो गए। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 परमाणु है, तो ऑक्सीजन के यहाँ भी 2 परमाणु हो गए। ये अभिक्रिया जो है बराबर हो गई। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हम हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संयोग होना। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं या उनका संयोग हो जाता है और नया पदार्थ बनता है, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम योगात्मक क्रिया के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में समझे कि कोयले का जब हम दहन करते हैं तो कोयला जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो वह जलेगा नहीं। अगर कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जैसे कि कोयले में कार्बन होता है, कार्बन ऑक्सीजन गैस से क्रिया करता है और ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करता है तो CO2 बनाता है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का संयोग हुआ, दोनों अभिकारक मिल गए और कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसलिए इसे हम संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। इसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से क्रिया की और H2O बना लिया। यहाँ पर भी दोनों अभिकारकों का संयोग हुआ, इसलिए इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब इस प्रकार से यह एक संयोजन अभिक्रिया है। अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि एकल अभिकर्मक टूटकर या अपघटित होकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट जो कि चूना पत्थर है, इस चूने पत्थर को जैसे ही हम गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना कहते हैं। अगली रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब कि ऐसी क्रिया जिसमें कि उत्पाद बनने के साथ साथ ही ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जब बिना बुझे चूने कैल्शियम ऑक्साइड को हम जल से क्रिया कराते हैं, मतलब जैसे ही पानी में बिना बुझे चूने को डालते हैं तो वह जो पात्र होता है वह गर्म होने लगता है और कैल्शियम ऑक्साइड जो है पानी में घुलने के साथ ही उबलने लगता है और पानी को गर्म करने लगता है। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड ने जल से क्रिया की और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया CaOH ट्वाइस और साथ ही ऊष्मा उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यह एक चूना है, चूने को जैसे ही पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पर चूना जो है उसमें घुलने के साथ ही उबलने लगता है और उबलने के साथ ही जो पात्र होता है वो गर्म होने लगता है, इसलिए यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया मतलब कि ऐसी क्रिया जिसमें कि उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। ऊष्मा का अवशोषण होने के साथ ही उत्पाद बनता है, इसलिए इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का या ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊष्मा ग्रहण होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को जब क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो सामान्य ताप पर कोई क्रिया नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को मिलाकर हम गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, तो हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब कि HCl बन जाएगा। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट वही बिना चूना पत्थर जो है उसको जैसे ही गर्म करते हैं तो चूना पत्थर में से कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त हो जाती है और बिना बुझा चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, इसलिए यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है।
अगली क्रिया है प्रकाश रासायनिक क्रिया। प्रकाश रासायनिक क्रिया मतलब ऐसी क्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यह एक सिल्वर क्लोराइड, इस चाइना डिश में हमने सिल्वर क्लोराइड AgCl ले रखा है। जैसे AgCl ले रखा है, यह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो थोड़े समय बाद यह दूसरा रंग का मतलब काले रंग का हो जाएगा, काले भूरे रंग का हो जाएगा। मतलब कि सिल्वर क्लोराइड ने प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया की और यह सिल्वर और क्लोरीन में परिवर्तित हो गया है। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड का सूत्र होता है AgCl। AgCl को जब सूर्य प्रकाश में रखते हैं तो यह सिल्वर और क्लोरीन दोनों में बढ़ जाता है। Ag अलग मतलब सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस बन के विमुक्त हो जाएगी। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड मतलब AgBr को जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाएगा सॉलिड रूप में और ब्रोमीन गैस बन के विमुक्त हो जाएगी। इस प्रकार से सिल्वर क्लोराइड जो है प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है। इस प्रकार की क्रियाओं का उपयोग जो है फोटोग्राफी फिल्म में किया जाता है।